Hello students, how are you? Welcome again to my YouTube channel Self Study Help. फ्रेंड्स, स्टूडेंट दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक्स आपको। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस जर्नी में आप लोग अगर मेरे साथ ना होते तो मैं ये जर्नी कभी भी पूरी नहीं कर पाता। सो मेनी मेनी थैंक्स फॉर द सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक से। न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक के लगभग जितने भी चैप्टर्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैंने उन सभी चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ पे सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ 2 अदर पब्लिकेशन की बुक्स हैं। एक बुक्स है आपकी टाइम टेल्स और दूसरी आपकी बुक है लैंडमार्क। तो टाइम टेल्स के भी 2 चैप्टर के मैंने वीडियोस बना रखे हैं और लैंडमार्क की जो बुक है उसके भी मैंने एक चैप्टर की वीडियो बना रखी है। उन सबको भी आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देर किए हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। जो आपकी पहली हेडिंग है वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिश वाले इंडिया पे आए पहले बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस करते करते उन्होंने इंडिया को टेक ओवर करना शुरू कर दिया और 1757 में प्लासी के वार में बंगाल को जीत लिया और 764 में बक्सर के वार में बिहार उड़ीसा को भी जीत करके पूरा का पूरा धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने इंडिया को जीतना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने 1757 में बंगाल जीता और 1764 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जब ये तीनों ये इंडिया के बहुत बड़े हिस्से हैं, बहुत बड़े पार्ट के रूप में जाने जाते हैं, इनको जब जीत लिया तो यहाँ की जो ओल्ड सिस्टम थी उस सिस्टम से जो ब्रिटिश वाले थे वो तो एक्वेंटेड नहीं थे भाई, वो तो ब्रिटेन से आए थे, तो उनके वहाँ का सिस्टम गवर्निंग करने का या लोकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कुछ दूसरा होगा। और यहाँ इंडिया में जो इंडियन हिसाब से सिस्टम होता था तो उन्होंने इस सिस्टम में अपने आप को वो ढाल नहीं पाए और उन्होंने सोचा कि हमको इंडिया में लंबे टाइम तक रहना है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर इसको गुलाम बनाना है तो जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न तौर तरीके हैं, वेस्टर्न कस्टम है या वेस्टर्न गवर्नमेंट सिस्टम है, उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के तहत उन्होंने यही काम किया। कि आपकी बुक की जो फर्स्ट लाइन कहती है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन बाय ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटेड बाय 1856। तो 1856 तक आते आते उन्होंने लगभग पूरे इंडिया को एक एक करके सभी स्टेट्स को जीत लिया था। उसके बाद से जब जीत लिया तो इन्होंने यहाँ से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस तो पहले से ही कर रहे थे, बड़े लेवल पर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को मिसयूज़ करना शुरू किया, उन्हें लूटना शुरू किया और रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया था और रिसोर्सेज का मिसयूज करके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करके वो इंडिया से बहुत सारा पैसा कमाने लगे और बहुत सारा रेवेन्यू पैसा इकट्ठा करके और ब्रिटेन भेजने लगे। बहुत ज़्यादा पैसा। ये कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कि इंडिया आज जो गरीब है तो इंडिया के पुअर होने में, गरीब होने में ब्रिटेन वालों ने जो 200 ईयर्स यहाँ पे शासन किया, गवर्नमेंट किया, वो भी एक रीज़न है यहाँ के इंडिया के पुअर होने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, कीमती जो रिसोर्सेज थे, वो यहाँ से ले जाए गए और ब्रिटेन की झोली भरी गई। तो 1856 के पहले इंडिया पे ब्रिटेन वालों का कब्ज़ा था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में बिजनेस करने के पर्पज़ से आई थी, अब वो क्या बन गई? एडमिनिस्ट्रेटिव बन गई, प्रशासक बन गई। यानी कि कंपनी ही अब राजा बन गई, कंपनी ही सम्राट बन गई, कंपनी ही एम्परर बन गई। तो 1856 के बाद जब 1857 का फर्स्ट इंडियन रिवोल्ट हुआ, ठीक है, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से कंपनी को यहाँ से हटा दिया गया।
यानी इंडिया पे जो गवर्नर था, यानी जो गवर्निंग बॉडी थी, जो कब्ज़ा था, ठीक है, जो सुपर पावर था, वो कंपनी के हाथों से छीन करके अब ब्रिटेन की महारानी को दे दिया गया। यानी इंडिया पे अब राज किसका था, शासन किसका था, तो सीधे ब्रिटेन के पार्लियामेंट का था, इंग्लैंड का पार्लियामेंट का था, या वहाँ के गवर्नमेंट का था। तो इंडिया में उस टाइम में जो पुराने ओल्ड रूल्स थे, रेगुलेशन थे, ओल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, ठीक है, उसको धीरे धीरे क्या किया कि ब्रिटेन वालों ने चेंज करने का प्रयास किया। तो जो चेंज किया उसमें जो मेन वो लॉ या रूल लाए, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट आपका सबसे सबसे मेन था। तो रेगुलेटिंग एक्ट, एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 में उसे क्या किया गया, इम्पोज किया गया, यानी कि लागू किया गया। अब ये था किसके लिए, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को लिमिटेड करने के लिए था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जितने पावर दिए गए थे उसके पावर में कम किया गया, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड रेगुलेटिंग एक्ट, और ये एक्ट किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा जनरेट किया गया था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इसको किया गया था। अब इसमें जो मेन रूल थे, जो मेन प्रोविज़न थे, वो क्या थे, यहाँ ध्यान आप दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने लायक है। पहला था, द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रेज्ड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल। यानी बंगाल में जो सुपीरियर ऑफिसर होता था उसे गवर्नर कहा जाता था, तो गवर्नर का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द गवर्नर जनरल वॉज टू बी असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। और ये जो गवर्नर जनरल होगा उसको हेल्प करने के लिए, उसको एसोसिएट करने के लिए उसके साथ 4 असिस्टेंट भी रखे जाएंगे, और उनका एक काउंसिल ऑफ मेंबर्स रहेगा। मेंबर्स एंड हैड टू एक्सेप्ट द डिसीजन टेकन बाय द मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ काउंसिल। और जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे तो जो 4 मेंबर्स की जो काउंसिल है उसमें जो मेजॉरिटी रहेगी, ठीक है, कम से कम मेजॉरिटी से जो डिसीजन लिया जाएगा वो उनको मानना होगा। वो मानने के लिए क्या थे, फोर्सफुल थे। उसके बाद से अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, अ सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप इन कोलकाता फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। थर्ड वाला नियम ये था कि कलकत्ता में, कोलकाता तो आज हम कहते हैं, तब कलकत्ता कहा जाता था उसको, तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा, ठीक है, किसके लिए, जस्टिस देने के लिए। तो कह रहा है कि द रेगुलेटिंग एक्ट हाउएवर फेल टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल वे आर नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। यहाँ बता रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट तो बना दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के रूल्स को भी लागू कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स थे, जो 4 असिस्टेंट थे, उनके वर्क को सही से डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। गवर्नर जनरल का अपने मेंबर से ही आपस में टकराव होता रहता था। तो जो कमी थी रूल में, जो भी कमियां थी, जो भी लाइकनेस थी, उसको दूर करने के लिए फिर से एक नया एक्ट लाया गया, एक नया नियम लाया गया। एक्ट का मतलब आप ये समझ लीजिए सेट ऑफ रूल, ठीक है, बहुत सारे रूल को मिला करके एक्ट कहते हैं, और एक्ट को पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है, ठीक है, पार्लियामेंट से पास होता है तो उसको एक्ट कहा जाता है। तो अगला जो एक्ट इंडिया में आता है वो आपका है द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इसको लेकर के जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट लाया क्यों गया जब पहले से ही रेगुलेटिंग एक्ट मौजूद था। तो इसका आंसर ये है कि टू रेक्टिफाई सम शॉर्टकमिंग्स इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थीं, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, उन्हीं को रेक्टिफाई करने के लिए, दूर करने के लिए पिट का इंडिया एक्ट लाया गया। अब पिट के इंडिया एक्ट में खास बातें क्या थी, इंपॉर्टेंट बातें क्या थी। पहला पॉइंट है, अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंप्राइजिंग ऑफ 6 कैबिनेट मेंबर्स was formed to enhance control over the East India Company's government in India। तो जो काउंसिल ऑफ मेंबर में 4 मेंबर्स थे उनकी नंबर्स बढ़ा करके 6 कर दिया गया, 6 कैबिनेट मेंबर्स कर दिए गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को और भी लिमिटेड कर दिया गया।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंप्राइज्ड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस का भी पोस्ट क्रिएट कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और एक इंडिया के सेक्रेटरी का भी पोस्ट क्रिएट किया गया, एंड 4 प्रीवी काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए 4 प्रीवी काउंसिल के भी पोस्ट क्रिएट किए गए। यानी कि एक फाइनेंस का सेक्रेटरी रखा गया, एक इंडिया का सेक्रेटरी रखा गया, और 4 मेंबर्स उससे किस लिए रखे गए, प्रीवी काउंसिल के रूप में रखे गए। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने का जो पावर था वो इसी बोर्ड को दे दिया गया, यानी इससे पहले उसके पास पावर नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नर जनरल हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द बोर्ड बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रीटी और डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट नेटिव किंग्स। नेटिव किंग्स का मतलब, नेटिव किंग्स का मतलब है जो वहाँ के लोकल राजा थे, जो इंडिया के राजा थे, ठीक है। इंडिया के राजा, इंडिया के किंग्स के खिलाफ अगर आपको वार करना है, या कोई टेरिटरी या कोई ज़मीन आपको हड़पनी है, या किसी से अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ, जो बोर्ड थी, जो बोर्ड के मेंबर्स थे, उनसे एडवाइस किए बगैर गवर्नर जनरल अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल को जब बन किया तो किसी इंडियन किंग पे अटैक किया और उसका स्टेट हड़प लिया, ऐसा नहीं था। जो 6 मेंबर्स थे कैबिनेट के, उनसे एडवाइस करने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद डिसीजन वो ले सकते थे। तो 1858 तक ये जो व्यवस्था थी, पिट का इंडिया एक्ट, इस एक्ट के तहत जितने भी रूल थे, रेगुलेशन थे, वो फॉलो होते रहे, वो चलते रहे। फिर उसके बाद से 1813 में एक आपका और एक्ट आता है, एक और नया कानून पास होता है, वो आपका क्या है, उसका नाम है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के नाम से आगे भी बहुत सारे आए हैं। तो सबसे पहले जो है आपका वो आया 1813 का चार्टर एक्ट। ये 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, मोनोपोली का मतलब एक अधिकार, यानी कि हम ही हैं और हम ही सब कुछ करेंगे, तो ये बिल्कुल भी पावर छीन लिया गया। 1813 तक तो कुछ पावर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन 1813 के बाद टोटली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था लगभग ख़त्म कर दिया गया। द एक्ट क्लियरली अपहेल्ड द ब्रिटिश क्वीन सॉवरेनिटी ओवर द कंपनीज टेरिटरीज और इन इंडिया। और 1813 के चार्टर एक्ट के रूल के मुताबिक इंडियन ज़मीन पे, इंडियन टेरिटरी पे जो भी कब्जा था वो सीधे किसका हो गया, क्वीन का हो गया, ब्रिटेन के क्वीन का हो गया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंडेड द कंपनीज मोनोपोली इन टी ट्रेड विथ इंडिया एंड जनरल ट्रेड विथ चाइना। एक और आपका चार्टर एक्ट आया 1833 में। तो 1833 में केवल 1833 से पहले, ठीक है, कि ट्रेड का जो कुछ था और चाइना से जो टी का बिजनेस होता था वो था, लेकिन 1833 के बाद कंपनी को जो जिम्मेदारी मिली थी कि चाइना से चाय का व्यापार करने के लिए, टी का बिजनेस करने के लिए और बाकी चीज़ों का, वो भी ख़त्म कर दिया गया। द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का मतलब होता है स्टेट कहते हैं उसको, और मद्रास प्रेसिडेंसी, तो जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें लगभग पूरा साउथ इंडिया आ जाता था। आज जो आपका केरल है, तमिलनाडु है, चेन्नई वगैरह है। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसमें बॉम्बे भी आता था, मध्य प्रदेश का भी इलाका आता था, और जो कलकत्ता की आती थी तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में आपका यूपी भी आता था, बंगाल भी आता था, बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था, और असम को भी उसी में इंक्लूड किया जाता था। अब आगे देख लेते हैं पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ब्रिटेन वालों ने इंडिया में अपनी जड़ें, रूट्स को मजबूत करने के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट कदम उठाए, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए, ठीक है, जिससे कि ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मजबूती से जम जाए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे कदम उठाए। अच्छे इन द सेंस उनके लिए थे, हमारे लिए तो कोई अच्छे नहीं थे क्योंकि हम तो गुलाम ही होते जा रहे थे। तो ये जो भी नियम बना रहे थे, जो भी रूल रेगुलेशन वो अपडेट कर रहे थे, ये वो अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे थे। उसमें इंडियन लोगों का कोई प्रॉफिट नहीं था।
क्योंकि ब्रिटेन वाले हमारा भला करने नहीं आए थे यहाँ पे, वो हमसे बिजनेस करके हमारी रिसोर्सेज को कब्जा करके हमको गुलाम बना के और यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पैसा अपने कंट्री ले जाने के लिए यहाँ पे वो आए थे। जो सबसे पहले उन्होंने चीज़ें बदली वो सिविल सर्विस नाम का उन्होंने एक नया रूल बनाया। अब ये सिविल सर्विस क्या है भाई? जैसे आपके बड़े भाई होंगे, बड़ी सिस्टर होंगी, या आपके जो रिलेटिव्स होंगे, आपके कजिन्स होंगे, तो आपने सुना ही होगा कि भैया मेरे आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, इलाहाबाद रहते हैं, तो दिल्ली रहते हैं। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना। जो आईएएस पीसीएस आपका है, ठीक है, वो उसी समय इसकी नींव डाली गई थी, इसका प्रोफार्मा उसी समय बना गया था। ये आईएएस पीसीएस जो आज लोग करते हैं वो ब्रिटेन द्वारा ही, अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाई गई चीज़ें हैं। वो जब एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे तो सीनियर जो ऑफिसर होते थे वो हर जगह तो जा नहीं सकते थे। गवर्नर जनरल तो एक ही होता था, और इंडिया बहुत बड़ी कंट्री थी उस टाइम। तो इंडिया इससे भी बड़ी कंट्री थी, क्योंकि उस टाइम तो बांग्लादेश नहीं बना था, वो भी भारत का ही पार्ट था। पाकिस्तान भी भारत में ही था, अफ़गानिस्तान में ही आपका भारत में ही था, और जो म्यांमार कंट्री है आपकी वो भी इंडिया में ही थी। इतना बड़ा आपका इंडिया था। अफ़गानिस्तान भी हमारे में था, पाकिस्तान भी हमारे में था, म्यांमार भी हमारे में था, और बांग्लादेश की ज़मीन भी हमारी थी। तब इंडिया बटा नहीं था। तो इतने बड़े कंट्री को व्यवस्थित करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें बहुत सारे ऑफिसर चाहिए थे, अधिकारी चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक सिविल सर्विस का कैडर बनाया, और उसमें जो ऑफिसर्स थे, अधिकारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट करना स्टार्ट किया। ये किसके लिए किया गया? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो, व्यवस्था बनाने में आसानी हो। तो इस आईएएस पीसीएस में, ठीक है, तब उसका नाम आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस था, तो आजकल उसको आईएएस कहा जाता है। तो उसमें जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे वो सबसे पहले तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो किया करते थे। फिर उसके बाद से जब रूल बदला तो 1793 में सिविल सर्विस में एक और रूल नया आया। वो रूल क्या था भाई? वो रूल ये था कि 1793 के बाद कोई भी इंडियन इस पोस्ट पे नहीं आ सकता था। तो जो बड़े पोस्ट थे उस पर तो कत्ता नहीं आ सकता था। छोटे पोस्ट जो होते थे उस पर आएगा भी तो उसको 500 से ज़्यादा, उसको मतलब मैक्सिमम ज़्यादा सैलरी उसको नहीं दिया जाएगा। जो अंग्रेज ऑफिसर होंगे, ब्रिटिश ऑफिसर होंगे, उनसे कम ही उनकी सैलरी रहेगी। उसके बाद से चार्टर एक्ट 1853 जब आया तो उन्होंने क्या किया कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन थ्रू एग्ज़ाम्स। तो 1853 के बाद क्या हुआ कि ये जो ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता था, जो अधिकारी ऑफिसर्स रखे जाते थे, तो वो ऐसे नहीं रखे जाते थे। एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया कि एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम जो लोग पास करेंगे उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद से ऑफिसर के रूप में उनको अपॉइंट कर लिया जाएगा, उनको रख लिया जाएगा। ठीक है। ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी कंटिन्यूड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन उस एग्ज़ाम में बैठने की किसी भी इंडियन को परमिशन नहीं दी गई। तो एक तो सिस्टम क्या किया उन्होंने, ये सिविल सर्विस वाला किया। दूसरा क्या किया कि आर्मी को उन्होंने क्या किया, अपडेट किया। इंडियन सिपॉयज फॉर्म्ड द बल्क ऑफ इंडियन कंपनीज आर्मीज। तो 1856 के पहले जो ब्रिटेन की आर्मी थी उसमें ब्रिटेन के सोल्जर्स कम थे, इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा थे। कंपनीज आर्मी विच वॉज स्मॉल इन नंबर्स ग्रीव विथ ब्रिटिश टेरेस्ट्रियल एक्सपेंशन। ठीक है। होता क्या था कि जब यहाँ के किंग लोग हारते थे, ठीक है, तो कुछ जो यहाँ के सोल्जर होते थे वो अंग्रेज उनको अपने तरफ कर लेते थे, और यहाँ के जो किंग होते थे, जो हारे हुए किंग होते थे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, समझौता हो जाता था कि हम जब भी आपकी मदद चाहेंगे तो आप हमारी मदद करेंगे। ठीक है। तो एक समय तक जो है कि लगभग 2 लाख इंडियन सोल्जर्स ब्रिटेन के सेना में, आर्मी में हो चुके थे एक समय तक। नीचे आप फिगर में देख सकते हैं, जो फिगर दिखा रहा है आपको कि जो दोनों हैं ये इंडियन सोल्जर्स हैं, इंडियन सिपाही हैं जो ब्रिटेन के आर्मी में काम करते थे।
हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सिविल सर्विस में, सिविल सर्विसेज के जो शुरुआत थी इंडिया में, उसका जो फाउंडर था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही आइडिया से इंडिया में ऑफिसर रैंक के अपॉइंटमेंट के लिए सिविल सर्विस का इंतज़ाम किया गया था। उसके बाद से जो इंडियन सोल्जर्स होते थे, जो ब्रिटेन के सोल्जर्स होते थे, उनको सिपाही कहा जाता था, सिपॉय कहा जाता था, और उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती थी। जो उस समय के लेटेस्ट आर्म्स होते थे, जो लेटेस्ट हथियार होते थे, उनसे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि अगर आर्मी मजबूत रहेगी तो हम और भी इंडियन किंग को हराते चले जाएंगे और धीरे धीरे पूरे इंडिया पे हम कब्जा कर लेंगे। और हुआ भी यही, 1856 तक आते आते लगभग पूरे इंडिया पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। कुछ को लड़के हरा दिया और कुछ को अपने तरफ मिला लिया। कुछ उन्होंने बिना लड़े जीत लिया और कुछ उन्होंने लड़ करके जीता। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका है पुलिस, ठीक है। तो थर्ड जो उनकी सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी जो वर्क था वो था आपका पुलिस डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट। तो पुलिस वाली सिस्टम उन्होंने क्यों अपनाई, काहे लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो इसका रीज़न था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ब्रिटेन वालों के वहाँ ब्रिटेन में पुलिस का सिस्टम था, यहाँ पुलिस का सिस्टम तो था नहीं, तो उन्होंने वहाँ के पुलिस सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए थॉट किया, सोचा, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर भी दिया। भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने इसका आइडिया दिया और उनके लीडरशिप में पुलिस जो थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। 1791 में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर कलकत्ता वॉज अपॉइंटेड, एसपी, जिसे एसपी कहते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। कोलकाता में पहली बार इस पोस्ट पे किसी को अपॉइंटमेंट किया गया। और उनके अंडर काम करने वाले कौन होते थे, कोतवाल होते थे, यानी जिसे आप दरोगा भी कह सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं। ये जो भी आजकल आप देखते हैं पुलिस सिस्टम में, आईजी, डीआईजी, दरोगा, कोतवाल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सब अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया रूल रेगुलेशन है, नियम कानून है, सारा का सारा उन्हीं का दिया हुआ है। ये सिस्टम हमारे यहाँ था ही नहीं, था भी लेकिन दूसरे सिस्टम से था, इस नाम से नहीं था, ठीक है। उसके बाद से कोतवाल जो होते थे, दरोगा होते थे, थाना होता था, थानेदार होते थे, चौकी होती थी, चौकीदार होते थे। थाने के मालिक कौन होते थे, थानेदार होते थे। चौकी के मालिक कौन होते थे, चौकीदार होते थे, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने पुलिस सिस्टम को मजबूत किया। उसके बाद से अगला जो उन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया वो क्या किया, जुडिशरी का। जुडिशरी का मतलब क्या था कि जस्टिस के लिए, किसी के साथ अगर कुछ गलत होता था या अन्याय होता था तो उसके लिए वो, आजकल हम क्या करते हैं कि हम मुकदमा कर देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है, मुकदमा दायर कर देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये कोर्ट सिस्टम किसका बनाया हुआ था, तो ब्रिटेन वालों का ही दिया हुआ है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि लॉ को सिक्योर करने के लिए या बेस करने के लिए उन्होंने जुडिशल सिस्टम बनाया था। दरअसल उन्होंने जुडिशल सिस्टम अपने फ़ायदे के लिए बनाया गया था कि अगर इंडिया को फ्री कराने के लिए कोई लड़ेगा, कोई आवाज़ उठाएगा या कोई आंदोलन करेगा, कोई मूवमेंट करेगा, ठीक है, या कोई रिवोल्ट करेगा, तो उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था और उसको फांसी चढ़ा दी जाती थी। तो जुडिशरी सिस्टम का, पुलिस सिस्टम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, ब्रिटेन वालों को ही हुआ, क्योंकि जानबूझ करके उन्होंने सारे सिस्टम यहाँ पे बनाए थे। और इसमें जो पोस्ट होती थी, जो ऑफिसर होते थे, वो सारे के सारे ब्रिटेन वाले ही होते थे। तो इंडियंस की तो वैसे भी नहीं सुनी जाती थी उस ज़माने में। 1793 में और उसी के आसपास जुडिशरी को अलाउ कर दिया गया। बंगाल रेगुलेशन वॉज इंट्रोड्यूस वेयर सम ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम अलाइक वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ लॉ। तो 1793 के बाद जो भी हिंदू या मुस्लिम्स के जो भी ट्रेडिशन थे, जो भी ओल्ड ट्रेडिशन थे या कस्टम्स थे, उसको राइट डाउन किया जाने लगा, ठीक है। यानी ओरली अब कुछ नहीं था, अब सब कुछ क्या हो गया था, रिटन हो गया था। It was during the time of Warren Hastings and Lord Cornwallis that the judicial system was given a proper shape. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, ये दो गवर्नर जनरल के समय, इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स के समय,
कोर्ट कचहरी को या जुडिशल सिस्टम को प्रॉपर शेप किया गया, यानी कि उसको अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया गया। सिविल कोड बना दिया गया, क्रिमिनल कोड बना दिया गया। क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल्स का मुकदमा लड़ा जाता था, सिविल कोर्ट में सिविल के मुकदमे लड़े जाते थे। ठीक है। Commission was appointed and principle of rule of law was established, ensuring that every citizen of India, irrespective of caste and creed, was treated equally. बनाने के पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया, आप ध्यान से यहाँ पढ़िएगा। उन्होंने लॉजिक क्या दिया इसको बनाने के पीछे, इंश्योरिंग दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के हर सिटीजन को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जाति ना देखते हुए उसकी, और क्रीड, उसका कास्ट और उसका रिलीजन ना देखते हुए, वॉज ट्रीटेड विथ इक्वलिटी, बराबरी से उनको ट्रीट किया जाएगा। यानी किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा, किसी को अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं माना जाएगा, रिलीजन नहीं देखा जाएगा, जस्टिस किया जाएगा। लेकिन वो करते क्या थे कि इंडिया को फ्री करने के लिए जो आवाज़ उठाते उनको पकड़ कर जेल में डाल देते। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन सबको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि ये लोग इंडिया को फ्री करने के लिए आवाज़ उठा रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ये जो क्रांतिकारी लोग हमारे थे, इनको तो फांसी तक दे दी। ठीक है। अब अगला जो आपकी हेडिंग है वो आपकी है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस। उन्होंने लंबे चौड़े वादे तो कर दिए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उनका जो टोटल एम था वो इंडियंस का भला करना नहीं था। वो यहाँ पे सोशल सर्विस के लिए ब्रिटेन वाले यहाँ पे नहीं आए थे। वन नोटिसेबल कॉमन फीचर ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वॉज द एब्सेंस ऑफ इंडियंस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसेस। जो भी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होती थी, रेस्पॉन्सिबल ऑफिसेज होती थी, जो भी इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हुआ करते थे, उसमें इंडियंस लोग को भर्ती नहीं किया जाता था, रखा ही नहीं जाता था। द फील्ड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट वॉज नैरोड टू सबॉर्डिनेट पोजीशंस, और रखा जाता था तो छोटे मोटे पोस्ट पे रखा जाता था, एज ए नौकर रखा जाता था उनको, जैसे दरोगा, चौकीदार, सिपाही। ठीक है। कोई भी रूल रेगुलेशन उनके हाथ में नहीं दी जाती थी, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, उल्टा उनको अपने सुपीरियर जो अंग्रेज होते थे उनका डिसीजन मानना पड़ता था। This was mainly because the British were convinced that an administrative based on British ideas, institutions, practices could be firmly established only by Englishmen. इसके पीछे वो एक लॉजिक देते थे। वो इंडियंस को अनपढ़ समझते थे, जाहिल समझते थे, इलिटरेट समझते थे। वो कहते थे कि यहाँ पे साइंस नहीं है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडियंस बैकवर्ड लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, इनको कल्चर नहीं पता, इनको ट्रेडिशन नहीं पता, ये बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। और वो ब्रिटेन वाले क्या कहते थे कि इंडियंस को हमको कल्चर बनाना है, सिविलाइज बनाना है, सभ्य बनाना है, सिविलाइज बनाना है, कल्चरल बनाना है। ठीक है। तो वो ये मानते ही नहीं थे कि कोई इंडियन बड़ा ऑफिसर बन सकता है। इंडियन लोग भी टैलेंटेड होते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, वो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, वो भी सुपर ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसा ब्रिटेन वालों का मानना था ही नहीं। वो गोरे लोगों को ही सुपीरियर मानते थे, अंग्रेज अपने आप को ही सुपीरियर मानते थे। वो कहते थे कि हम वाइट रेस वाले हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, तो हम ही सुपीरियर हैं। हम लोग को छोड़ करके बाकी ये जो काले लोग हैं, सांवले लोग हैं, इंडियन लोग हैं, अफ्रीकन लोग हैं, या अदर कोई लोग हैं, वो सुपीरियर नहीं हैं, अनसिविलाइज हैं। और ब्रिटेन वालों का ये ड्यूटी है कि उनको सिविलाइज किया जाए, ऐसा ब्रिटेन वालों का मानना था। तो जब उनकी सोच ऐसी होगी तो कैसे इंडियंस को हाई पोस्ट पे अलाउ कर सकते हैं? भाई हाई पोस्ट पे अलाउ किया जाता तो अंग्रेज़ों के बराबर हम जाके खड़े हो जाते, तो हम उनसे सवाल जवाब कर सकते थे, और सवाल जवाब करना उनको अच्छा लगता नहीं, इसीलिए ये काम नहीं किया गया। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और जब भी आप कमेंट करेंगे तो आप कहाँ रहते हैं, अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। मिलते हैं आपसे एक अदर वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय